हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 0 to 1 एजुकेशन चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुशील। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप हर एग्जाम, चाहे आपका सी ग्रुप हो, डी ग्रुप हो या यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम हो, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से हर साल आते हैं। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक से। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए संविधान की विशेषताओं को एक ही स्लाइड में लगा दिया है। आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको इनको याद करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली विशेषता से। संविधान की पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। लिखित संविधान जैसे अमेरिका का संविधान है, और दोस्तों अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, उसको लिखा नहीं गया। जैसे जैसे मामले आते हैं, जैसे जैसे कोई भी घटना घटती है, तो उसी हिसाब पे वो पिछले वाले केस के रेफरेंस में उस केस को सोल्व कर लिया जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में दोस्तों ये 2020 है। 2020 में 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 7 को हटा दिया, और इसमें करीब 90 अनुच्छेद, 4 भागों और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं है। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। पहला कारण है दोस्तों भौगोलिक, भारत का विस्तार और इसकी विविधता। दोस्तों, आपको पता होगा कि विश्व में भारत 7वां स्थान रखता है। और दूसरा कारण है ऐतिहासिक। इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था, अगर आपको पॉलिटी सब्जेक्ट को समझना है तो सबसे पहले आपके पास हिस्ट्री का बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 से पहले 1909 का अधिनियम आया था, 1919 का अधिनियम आया था, और 1935 उन्हीं का संशोधित रूप था। आप जैसे जैसे इतिहास विषय में जानकारी इकट्ठे करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि पॉलिटी का, भारतीय राजनीति का बैकग्राउंड तैयार होता जा रहा था। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री की बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं अपनी तीसरे कारण को। तीसरे कारण में दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है, अब जम्मू कश्मीर में भी एकल संविधान है। जी हाँ दोस्तों, भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 के 28 राज्य, पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है। तो अब भारत में 28 राज्य हैं, और भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आते हैं, तो उसमें भी एकल संविधान ही लागू होता है। और चौथा कारण दोस्तों संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी विशेषता की तरफ। दूसरी विशेषता है दोस्तों विभिन्न स्रोतों से विहित। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, अगर आपको पॉलिटी सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत करनी है तो आपके पास हिस्ट्री की बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अगर विभिन्न स्रोतों से विहित, अगर आपको इस विशेषता को बड़े गहरे से समझना है तो आपके पास हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दूसरी विशेषता को। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों, भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिनको डीपीएस भी बोला जाता है, वो आयरलैंड से प्रेरित है, मतलब आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में जैसी कार्य प्रणाली है
संसद वो ब्रिटेन से ही ली गई है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, जो अब रूस हो गया है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यूएसएसआर जो अब रूस हो गया है, इसके लिए अगर आपके पास हिस्ट्री की बैकग्राउंड नॉलेज होगी तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकाल अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। चलिए चलते अपनी तीसरी विशेषता की तरफ। तीसरी विशेषता है दोस्तों नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता अर्थात लचीला और अनम्यता अर्थात कठोर। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान। दोस्तों, अमेरिका का संविधान कठोर संविधानों में आता है क्योंकि इसमें संशोधन करने के लिए प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठोर है। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक है। और दूसरा है दोस्तों, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा पीछे ले जाके उस टॉपिक को दोबारा से क्लियर कर लें। चलिए चलते हैं अपनी फोर्थ विशेषता की तरफ। चौथी विशेषता दोस्तों एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि। दोस्तों, जैसे आपको इस चक्कर में दिखाई दे रहा है, जैसे ये हमारा केंद्र हो जाता है जिसमें प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और ये बाकी जैसे हमारे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो इससे जुड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से हमारे देश की शासन प्रणाली कार्य करती है। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत के उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो भी पर्याय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, बार्गेनिक फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी पांचवी विशेषता की तरफ। पांचवी विशेषता सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिनिस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता,
विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। और छठी है दोस्तों निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा। दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा जिसको अपर हाउस भी बोला जाता है उसका विघटन नहीं होता। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, अर्थात सारे अधिकार संसद को नहीं दिए गए हैं। भारत का संविधान ही संप्रभु है और उसको शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त होती है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र देश भी है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकार व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी 6 नंबर की विशेषता की तरफ। दोस्तों अपनी छठी संविधान की विशेषता को देखते हैं, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली विशेषता में आपको बताया था कि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, वो संप्रभु है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो संप्रभुता है वो न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, इनके बीच में संतुलन बनाया गया है। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी 7वीं विशेषता की तरफ। 7वीं दोस्तों एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए से निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। दोस्तों भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपनी 8वीं विशेषता को। भारतीय संविधान की 8वीं विशेषता है मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 21 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 21 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। दोस्तों अगर आप इनको अच्छे से समझ पाते हो मौलिक अधिकारों को, तो ये आपको अपने दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। न केवल ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि ये आपको वैसे भी अपने जीवन में इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा। हालांकि मौलिक अधिकारों का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैं चाहूँगा कि सभी मौलिक अधिकारों के बारे में 6 अलग अलग वीडियो बनाऊँ ताकि आपको मौलिक अधिकारों को समझने में आसानी हो। मौलिक अधिकार का उद्देश्य विस्तृत राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा व उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर याद रखना कि अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बाकी सारे के सारे मौलिक अधिकारों को हटा दिया जाता है, लेकिन केवल 20 और 21 ये दो अनुच्छेद हैं जो बचते हैं, जो मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन दो अनुच्छेदों को नहीं हटाया जाता जो मौलिक अधिकारों में आते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने संविधान की 9वीं विशेषता को। 9वीं विशेषता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी तथा उदारबौद्धिक। दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा फैक्ट आपको बता देता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी विचारधारा को जरूर लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान सभा जो थी उसमें गांधी जी उपस्थित नहीं थे, उन्होंने उसमें भाग लेने से मना कर दिया था। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा बने तो आपको उस पर टिक नहीं करना है। आपने देखना है कि अगर गांधी जी के बारे में उसमें कोई बात आती है कि क्या गांधी जी संविधान सभा में उपस्थित थे, तो आपने वहां पे नहीं वाले पे टिक कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि व वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उसके लिए अपील दायर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आप अपनी 10वीं विशेषता की तरफ। दोस्तों भारतीय संविधान की 10वीं विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। जब भारतीय संविधान को 1950 में लागू किया गया था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान शामिल किया गया था। दोस्तों आपातकाल कब लगा था? 1975। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो आप इसको याद कर लीजिए, कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। संविधान के 4A भाग में एक मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क है। दोस्तों जिसके पीछे क, ब, स ये आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस अनुच्छेद को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें इत्यादि। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का भी निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अपनी 11वीं विशेषता। 11वीं विशेषता है दोस्तों एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका मतलब क्या दोस्तों? कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों भारत का कोई भी धर्म नहीं है,
हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म, अगर पाकिस्तान का देखोगे आप, पाकिस्तान का मुस्लिम धर्म है, बांग्लादेश का आप देखोगे आप, उसका भी मुस्लिम धर्म है, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है आपको। धर्मनिरपेक्ष राज्य और आपको फंडामेंटल राइट और मौलिक कर्तव्य है, ये तीन विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पिछली वाली स्लाइड में उनको बताना भूल गया था, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से उनको टिक कर लेना। इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ज्यादातर इन्हीं स्लाइड से क्वेश्चन आते हैं। पहला लक्षण है दोस्तों, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसको 1976 में जोड़ा गया, क्या भारत शुरू से धर्मनिरपेक्ष नहीं था? दोस्तों भारत शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष था। अगर आप फंडामेंटल राइट को देखोगे तो आपको भारत की धर्मनिरपेक्षता का पता चलेगा। इनको मैं प्रस्तावना के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन उससे भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर अपना बनाऊंगा जिसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, इस संशोधन के बारे में बताऊंगा और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे उनके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। चलिए अभी देखते हैं अपना दूसरा लक्षण है दोस्तों, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तीसरा लक्षण है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये दोस्तों अनुच्छेद 14 में इसके बारे में बताया गया है। 14 से 18 दोस्तों मैंने बताया था समानता का अधिकार है। चौथा लक्षण है दोस्तों, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके लिए अनुच्छेद 15 है। अगर भारत के किसी भी हिस्से में धर्म के नाम पर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को देखते हुए। आप वहां पे अनुच्छेद 15 को मेंशन करते हुए न्यायपालिका में जा सकते हैं। पांचवा लक्षण है दोस्तों, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 16। और छठा है दोस्तों, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, ये है दोस्तों अनुच्छेद 25। और सातवां लक्षण है दोस्तों, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, अनुच्छेद 26। आठवां लक्षण है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह है दोस्तों अनुच्छेद 27। नौवां लक्षण है दोस्तों, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, अनुच्छेद 28। दोस्तों आप देखते होंगे 2 अक्टूबर की छुट्टी होती है, 15 अगस्त की छुट्टी होती है, 26 जनवरी की छुट्टी होती है, और दोस्तों आप देखोगे दिवाली की छुट्टी होती है, होली की छुट्टी होती है, ईद की छुट्टी होती है, लगभग क्रिसमस डे की भी छुट्टी होती है। शैक्षणिक संस्थानों में इन हर एक त्योहार की छुट्टी कर दी जाती है। और 10वां लक्षण है दोस्तों, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, अनुच्छेद 29। 11वां है दोस्तों, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 30। अगर दोस्तों आप किसी भी धर्म से आते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, आप अगर जैसे मुस्लिम धर्म से आते हो तो आप अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, इसमें राज्य सरकार आपका सहयोग करेगी। 12वां लक्षण है दोस्तों, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगी, अनुच्छेद 44। अब चलते हैं दोस्तों अपनी अगली विशेषता की तरफ। भारतीय संविधान की 12वीं विशेषता दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। चाहे दोस्तों आप अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, समुदाय हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर आपकी एज 18 साल है तो आप
मतदान के लिए अप्लाई कर सकते हो, पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका वोट बन जाएगा और वोट बनने के बाद आप वोटिंग कर सकते हो। देश के वृद्ध आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भी शुरुआत में अपने नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं दिया था। ये बाद में आंदोलनों के बाद ही वहाँ पे महिलाओं और जो अश्वेत लोग थे उनको बाद में वयस्क मताधिकार दिए गए थे, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के साथ ही सभी को वयस्क मताधिकार दे दिए गए थे। शुरू में इसकी एज 21 वर्ष थी, इसको बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वो मैं आपको अगली लेक्चर में बता दूंगा कि वो कौन सा अनुच्छेद था और कब की वो बात थी। चलिए आगे चलते हैं। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं प्रत्याशा जगाता है। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली विशेषता की तरफ। संविधान की दोस्तों 13वीं विशेषता है एकल नागरिकता। दोस्तों अमेरिका में दो नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता और एक अमेरिकन नागरिकता, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है और वो है भारतीय नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता, जैसे मैंने आपको बताया है। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त तथा दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सिवाय कुछ मामलों के, जैसे जनजातीय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर इत्यादि। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकार के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप अपडेट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में भी अब भारतीय नागरिकता ही चलती है। जम्मू कश्मीर के नागरिक भी अब भारतीय नागरिक ही कहलाते हैं। पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। अब जम्मू कश्मीर में एकल संविधान है और एकल नागरिकता है और नागरिकता वो है भारतीय नागरिकता। दोस्तों 14वीं विशेषता है स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। कुछ ऐसे स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं। पहला है संसद। राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं करता और यह स्वतंत्र है, यह अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। दूसरा दोस्तों, राज्य और केंद्र सरकार के खातों के मूल्यांकन के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखागार, जिसको कैग बोलते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जनता के पैसे के संरक्षण होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं, ताकि सरकार व्यर्थ के खर्चे ना करे। उसके लिए कैग अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तीसरा दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको आप UPSC के नाम से जानते हैं। यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है और अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। चौथा है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम, इसको दोस्तों PCS के नाम से आप जानते हो, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना है। वह अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
ये दोस्तों स्वतंत्र निकाय थे। चलिए चलते हैं अपनी अगली विशेषता की तरफ। 15वीं विशेषता दोस्तों आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन देखोगे आप उनमें चेक कर लेना, राष्ट्रीय आपातकाल से क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला आपातकाल है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था। ये दोस्तों अनुच्छेद 352। दूसरा आपातकाल है दोस्तों राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356, या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365। राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन दोस्तों तब लगता है जब राज्य की सरकारें फेल हो जाती है, वो केंद्र के हिसाब से कार्य नहीं करती, उस समय वहां पे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तीसरा आपातकाल है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो, अनुच्छेद 360। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक परिवर्तन होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। चलिए चलते हैं अपनी अगली विशेषता की तरफ। अगली विशेषता दोस्तों त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र व राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग 9वें एवं नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इस प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। दोस्तों त्रिस्तरीय सरकार के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे एक सेंटर सरकार होती है, हमारी केंद्र सरकार होती है, फिर हमारी राज्य की सरकारें होती हैं और उसके नीचे होती हैं ग्राम पंचायतें और नगर पालिका। इस तरह से त्रिस्तरीय सरकार का ये फॉर्मेट तैयार हो जाता है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की अगली विशेषता को। अगली विशेषता है दोस्तों सहकारी समितियां। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में निम्न 3 परिवर्तन संविधान में किए गए। पहला परिवर्तन है दोस्तों, इसने सहकारी समिति गठन करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, अनुच्छेद 19। दूसरा है दोस्तों, इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए, अनुच्छेद 43B। और तीसरा कारण है दोस्तों, इसने संविधान में एक नया भाग 11B जोड़ा सहकारी समितियां शीर्षक से, अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर्राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।